जब भी कोई माता गर्भ धारण करती है तो उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। और केरल की वो हथनी गर्भावस्था में भी मानवीय क्रूरता की बलि चढ़ गई। इस हथनी की चर्चा पूरे देश में रही और केरल में हुए इस कुकर्म का पूरे देश में विरोध हुआ। एक नज़र में तो ऐसा लगता है कि पूरे देश जीव प्रेम में पूरा डूबा हुआ है। जीवों के साथ थोड़ी भी हिंसा ये देश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर अगले पल ही सवाल आता है कि क्या सचमुच लोगों की जीव जंतुओं की इतनी चिंता है जितना कि हमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और भी बहुत सारे सोशल मीडिया में दिखता है। क्योंकि ये बात तो सच है कि विरोध करने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कड़वे सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में अभी भी बहुत बड़ी संख्या मांसाहार करती है। बेशक केरल में जो हुआ उसके विरोध करने वाले में बहुत बड़ी संख्या मांसाहारियों की भी है, लेकिन इस कड़वे सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो क्रूरता वो हथनी के साथ बरती गई वही क्रूरता हर रोज लाखों जीव जंतु के साथ हमारे देश में बढ़ती जाती है। लेकिन उन पशुओं की पीड़ा की आवाज कोई नहीं उठाता। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मांसाहार करना और जीव जंतुओं से प्रेम करना एक साथ संभव नहीं। अगर केरल की घटना का विरोध करने वाले हथनी की पीड़ा को दिल से समझे हैं, उसकी पीड़ा के पल पल को अगर एहसास किए हैं, तो निश्चित है कि वो मांसाहार नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें इतना तो पता ही है कि मांसाहार के दौरान जो पशुओं को काटा जाता है उनके नॉनवेज की पूर्ति को पूरा करने के लिए उनके साथ कोई सद्व्यवहार नहीं होता। उनके जीवित शरीर को जब चाकुओं से काटा जाता होगा तो उन पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। इवन एज एक 5 से 10 साल के बच्चे के लिए भी नहीं। और अगर हम हथनी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोबारा इस टाइप की घटनाएं ना हो। और केवल हथनी के साथ ही नहीं, पूरे के पूरे जीव जंतु के साथ। और हमें लोगों तक ये पहुंचानी पड़ेगी कि मांसाहार भी जीवों के साथ क्रूरता का ही एक रूप है। मांसाहार और जीव क्रूरता अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मांसाहार का प्रयोग अपने शरीर के पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। हमारे शरीर को एक खास तरह की प्रोटीन, विटामिन की जरूरत होती है जो मांसाहार से मिलती है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बात पूरी तरह से निरर्थक है, पूरी तरह से ये भ्रम है। क्योंकि आपको शाकाहारी भी उतने ही तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट दिखेंगे जितने मांसाहारी दिखते हैं। उन लोग भी आपको उतने तंदुरुस्त दिखेंगे जो बिल्कुल मांसाहार नहीं करते, पूरी तरह से सब्जियों और फल फूल के भरोसे रहते हैं, पूरी तरह से शाकाहारी भोजन करते हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं और उनकी मानसिक स्थिति बहुत फिट रहती है। और अगर आपको और परीक्षण करना है तो एक मांसाहार करने वाले व्यक्ति को ले लीजिए और एक मांसाहार नहीं करने वाले व्यक्ति को ले लीजिए और दोनों को एक साथ खड़ा कीजिए और तीसरे आदमी से पूछिए कि दोनों के शरीर में कोई अंतर दिख रहा है क्या, या दोनों की कोई बुद्धि में अंतर दिख रहा है क्या। यकीन मानिए आपको थोड़ा भी उनके शरीर और बुद्धि में अंतर नहीं दिखेगा। मतलब एक बस भ्रम है, एक अफवाह है कि मांसाहार हमारे शरीर के एक्स्ट्रा जरूरतों को पूरा करता है। मांसाहार हमारे शरीर के विटामिन, प्रोटीन और भी बहुत सारी मिनरल की जरूरतों को पूरा करता है। ये बस एक भ्रम है और इस भ्रम के कारण पशुओं पर बहुत ज़्यादा क्रूरता बरती जाती है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमारे पूर्वज मांसाहार का प्रयोग करते थे, लेकिन वो वहाँ पर गलत नहीं थे क्योंकि उस वक्त उन्नत खाद की खोज नहीं हुई थी और न ही उन्नत कृषि तकनीक हमारे पास थे। इसलिए वो खेती भी करते थे तो खेती से ज़्यादा फसल नहीं उपज पाती थी। कभी कभार बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करते थे और इतना सा अनाज निकलता था और इस तरह से उनके सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो जाती थी। तो बहुत ही मजबूरी में पशुओं को मारते थे जो उनके साथ रहा करते थे। लेकिन आज हमारे पास खाद्य जरूरतें पूरी हो गई और हर तरह से अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे सामने मौजूद हो जाती है और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत तगड़ा हो गया है। मतलब कहीं भी कोई भी पौष्टिक चीज़ उगे वो हमारे पास तक तुरंत पहुंच जाती है और हमारे पास अभी कोई भी ऐसा कारण या मौका मौजूद नहीं है कि हम मांसाहार करें और इन बेजान पशुओं पर क्रूरता बरतें। अब मांसाहार करने का केवल एक कारण बन गया और वो भी केवल टेस्ट। लेकिन टेस्ट के लिए किसी पशु की हत्या करना कहाँ तक उचित है। और ये टेस्ट भी एक भ्रम है। आप शाकाहारी भोजन में घुसिए तो आपको बहुत अच्छी वैरायटी और अच्छी टेस्टी व्यंजन मिल जाएंगे। अगर कोई मांसाहार भी कर रहा है, मांसाहार नहीं छोड़ रहा है और केरल की घटना का विरोध भी कर रहा है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो बस जीव प्रेम की एक्टिंग कर रहा है, जीव प्रेमी नहीं है। आपको बता दूं कि बस इंसान और इंसान के बनाए कानून के नज़र में इंसान की जान की कीमत अलग, हाथी की जान की कीमत अलग, मुर्गे की जान की कीमत अलग, बकरे की जान की कीमत अलग और मछलियों की जान की कीमत अलग। लेकिन प्रकृति की नज़र में हर एक की जान की कीमत
एक बराबर होता है, ये बात मत भूलिएगा। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हथनी गर्भवती थी और गर्भावस्था में उसके साथ जो ऐसा किया गया वो गलत था। तो मैं आपको बता दूं कि वर्षा ऋतु जो समय जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है, उस समय मछलियों का गर्भकाल का समय रहता है। और उस बीच जब मछलियों को काटा जाता है तो उनके पेट से अंडे बाहर निकल आते हैं। तो क्या उस वक्त मछलियां गर्भवती नहीं रहती? तो क्या उस वक्त गर्भवती मछलियों के साथ गर्भवती की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए? और उस वक्त वो मछली के साथ जो पीड़ा होती है वो गर्भवती की पीड़ा नहीं है। तो क्या उस वक्त उस गर्भवती मछली की हत्या करने पर, उसे काटने पर एक विरोध नहीं होना चाहिए कि आप गर्भावस्था में इसको क्यों कर रहे हो? या ये लोग कहना चाहते हैं कि गर्भावस्था में हाथी को या इंसान को दर्द होता है और मछलियों को नहीं? या वो छोटा प्राणी उसको दर्द नहीं होता? भाई, पीड़ा सबको होता है और गर्भावस्था का पीड़ा सबके साथ होता है। आप इन गर्भवती मछलियों के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि फिर अब जुलाई का महीना आ रहा है। देखिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हथनी हो, चाहे वो मछली हो, गर्भावस्था में हर एक को पीड़ा होती है। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कमेंट कीजिए, और असहमत है तो भी कमेंट कीजिए। मैं खुद भी परीक्षण करना चाहता हूँ कि ये विचार बस मेरे मन में उठता है या और लोगों के मन में भी उठता है। दोस्तों, मेरा वीडियो का सार यही है कि दुनिया सबकी है और इस खूबसूरत दुनिया के आनंद लेने का और उपयोग करने का अधिकार सभी का है। और हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि अगर हमारे पास पर्याप्त भोजन हो, अपने पौष्टिक भोजन के नाम पर, अपने पौष्टिक भोजन के भ्रम पर इन बेजुबान जानवरों और मजबूर पशुओं के साथ क्रूरता बरती जाए। और दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको जन कल्याण संबंधित कोई और टॉपिक लगे जिस पर वीडियो बनना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, ये चैनल जन कल्याण के लिए समर्पित है और अगर आप जन कल्याण में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपका ही है। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जन कल्याण के संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी विचारों के साथ।